वेलकम वेलकम। तो स्वागत है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इस नए चैप्टर में जो हम लोग आज पूरा करने वाले हैं। आई थिंक इस चैप्टर में जो है 2 लेक्चर्स लगेंगे हम लोग को, तो डोंट वरी अबाउट दैट। पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, या कहूँ कि सबसे डराने वाले चैप्टर्स में से एक रहा है अभी तक। बट डोंट वरी, चैप्टर उतना ही आसान होगा आप लोग के लिए जैसे पहले वाले चैप्टर्स थे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की कहानी शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आखिर में जो है कार्बन एंड इस कंपाउंड जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो एक बेसिक जानकारी चाहिए होगी ताकि सब लोग सेम लेवल पे आ सकें और फिर हम लोग वहाँ से चीज़ें बिल्ड कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपको जो है हमारे संदीप माहेश्वरी जी की एक बात माननी है। खुद से एक बात बोलनी है आपको कि आसान है। बिल्कुल। तो संदीप माहेश्वरी की ये बात ज़रूर मानिएगा। माहेश्वरी जी, मिलेंगे हम लोग आपसे कभी। तो अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जी हाँ, तो ये नोट्स बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी और ये नोट्स आपके सामने हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा पहले ओवरव्यू करेंगे कि आखिर में ये चैप्टर हमें क्या क्या चीज़ें बताएगा। तो चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का। बेसिक जानकारी जो है आपको मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये देख रहे हैं कि कार्बन का सिग्निफिकेंस क्या है। वो बहुत वर्सेटाइल एलिमेंट है, जैसे कि सारे लिविंग बींग्स का जो है बेसिस है वो कार्बन। ऊपर से सारे फूड्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स में जो है मिलता है। फिर जो है एबंडेंस भी है हमारे अर्थ पे कार्बन का। जैसे मैं आपको कहूँ कि अर्थ के क्रस्ट में जो है ऑलमोस्ट 0.02% कार्बन मिल रहा होता है और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और फिर डिस्पाइट दिस स्मॉल अमाउंट, कार्बन का इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा है जिसको हम लोग आगे जैसे ही पढ़ रहे होंगे चीज़ें वैसे वैसे जो है हम लोग फील करेंगे इसको। उसके बाद हम लोग कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में कुछ बातें करेंगे कि बॉन्डिंग क्या होता है, फ्रेंडशिप क्यों करेगा कार्बन, अपने साथ करेगा, अपने एटम्स के साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा या दूसरे हेटेरो एटम्स के साथ करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स की। ये जानकारी वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट विल नॉट बी एनी इशू। उसके बाद हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी, हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद हम लोग होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर जैसी चीज़ें भी देखेंगे। फिर हम लोग कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज और कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे कि अपन एक केमिकल कंपाउंड्स जो भी कार्बन से बन रहे होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो भी हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में भी चर्चा होगी। खैर ये तो जो है सेकेंड लेक्चर में होगा हम लोग का। फिर उसके बाद उसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जैसे इथानॉल और इथाइनोइक एसिड के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। और तब जाके ये चैप्टर सम अप होगा सॉप्स एंड डिटर्जेंट से, जिसमें हम लोग मिसेल फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का। माइंड मैप आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं सीधे चैप्टर पे। तो देखिए, चैप्टर शुरू होता है कार्बन से। ध्यान से देखिएगा, ये एटॉमिक नंबर 6 वाला एलिमेंट, यही आज का सारा अटेंशन ग्रैब करने वाला है हम लोग के इस लेक्चर का। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने। अंदर देखो कुछ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। ऊपर से 2 सेल्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है सर। आउटर मोस्ट सेल में, जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, बचपन में आपने पढ़ा था कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट अचीव करना पड़ता है। जब तक वो डुप्लेट या ऑक्टेट अचीव नहीं करेगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब कि जब तक कार्बन इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक कार्बन इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से या ऑक्टेट या ट्यूपलेट कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। और कार्बन का इकलौता मकसद यही है कि वो स्टेबल हो जाए।
अब इसके लिए या तो उसको ये 4 एटम्स लूज करने पड़ेंगे या 4 एटम्स गेन करना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर 4 लूज किया तो डुप्लेट हो जाएगा, 4 गेन किया तो ऑक्टेट हो जाएगा। 4 और आ जाएंगे तो 4 4 8। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या 4 गेन करना या 4 लूज करना पॉसिबल है कार्बन के लिए? चलिए देखते हैं। यहीं से शुरुआत होती है इसी सवाल से हम लोग की इस चैप्टर की। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, यही पहली बात जो है, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। और यहीं पे हम लोग को जवाब मिलता है पहले सवाल का अपने कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है? तो जी नहीं, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट वुड रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप सोचिए, ये बिल्कुल वैसे है कि अगर हम लोग अपनी किसी की मम्मी है, उनसे उनके 4 बच्चों को अलग करना चाहें, एक बच्चा दो बच्चा नहीं, सीधे 4 बच्चों को अलग करना चाहें, तो क्या मम्मी उन्हें अलग होने देगी? क्या मम्मी अपने बच्चों को दूर जाने देगी? बिल्कुल नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स अलग करने हैं तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी जो फिजिबल नहीं होगी फिर आगे चल के। तो दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की भी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। कार्बन ऑल्सो कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई, अब क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, ये मम्मी वाली ही कहानी देखना। अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पहले से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं कार्बन में, अगर 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 और बच्चे आ गए, तो क्या मम्मी सब लोग को एक साथ स, देख सकती है, एक साथ ख्याल रख सकती है सभी का? पहले से ही 6 बच्चे हैं और 4 बच्चे आ गए, तो क्या मम्मी सारे बच्चों का ख्याल रख सकती है? शायद नहीं सर। That means carbon cannot gain 4 electrons as well, as it would be difficult for 6 protons to hold 10 electrons. सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं कार्बन में। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा सर? तो ये बिल्कुल जो है, ये एटॉमिक नंबर देखना, एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो क्योंकि 6 प्रोटॉन्स ही हैं, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पाएंगे। 10 कैसे? 6 पहले से हैं, 6 पहले से हैं, 2 अंदर 4 बाहर, 4 और आए तो फिर 10 हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स नहीं संभाल पाएंगे। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लूज करने में तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और गेन करेगा भी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स 10 सॉरी 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये पहली चीज हो गई। अब बारी आती है सोल्यूशन की। अच्छा, प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि कार्बन को या तो ड्यूप्लेट या तो ऑक्टेट अचीव करना ही है स्टेबल होने के लिए। तो प्रॉब्लम तो अभी भी वैसा ही है। अब कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सॉल्व होगा बचपन की कहानी से। अच्छा, इमेजिन करिए कि दो भाई हैं, दोनों अपना अपना लंच अपनी अपनी मम्मी से बनवा के लेके गए हैं। दे आर कजन्स। अब जो दोनों भाई हैं उनको एक दूसरे का लंच पसंद आ रहा है, पर क्या इसका मतलब ये कि एक भाई अपना पूरा लंच दूसरे भाई को दे दे? इससे क्या होगा कि पहला भाई भूखे रह जाएगा, दूसरा भाई खा लेगा बहुत ज़्यादा, उसका पेट खराब भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर वो एक दूसरे को अपना सारा खाना दे देंगे तब समस्या है, किसी को खाना मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों खाना शेयर कर लें? बिल्कुल हाँ, सेम वही कार्बन के केस में भी होता है। कार्बन शेयर्स इस 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स। कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शेयर करता है, और उसको शेयर करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, और इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा,
कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन के केस में बनता है क्या सर? नहीं नहीं बाबू, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में एक बात ध्यान में रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सारे नॉन मेटल्स ही होंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात और, एनसीईआरटी ज़्यादातर बार इस चैप्टर में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से सवाल आ रहे हैं, स्ट्रक्चर से सवाल आ रहे हैं और फॉर्मूला से सवाल आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना इन तीनों टॉपिक्स को। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कोवेलेंट बॉन्ड के केस में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होंगे दूसरे एटम्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। ये जब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी एनसीईआरटी ने वही बात बोली है कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो जाके इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। एक का डुप्लेट यहाँ पे, एक का डुप्लेट यहाँ पे, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इसी से कार्बन जो है, सॉरी हाइड्रोजन अपना सिंगल बॉन्ड बना लेगा। दैट मीन्स ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन में क्या होगा, दो ऑक्सीजन के एटम्स, अच्छा ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखना यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के केस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके दूसरे ऑक्सीजन के एटम से ऑक्टेट अचीव कर सकता है। इसने भी ऑक्टेट अचीव कर लिया, इसने भी ऑक्टेट अचीव कर लिया, और इसने भी अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। अच्छा, डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे हो गया? क्योंकि जो है इसने दो दो एलिमेंट्स, दोनों एटम्स ने दो दो एलिमेंट्स की शेयरिंग की, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, सॉरी। उसके बाद बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के एटम्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के दो दो एटम्स जो है शेयर कर दे रहे हैं। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ना सर? बिल्कुल बन जाएगा बाबू। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी बन गया, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मीथेन का क्या? अच्छा, मीथेन भी देख लो। देखो मीथेन में कार्बन जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे पहले से, हाइड्रोजन जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ही, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही, वो सब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, जिससे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो उसका डुप्लेट कंप्लीट, वो स्टेबल हो गया। फिर कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी उसका भी डुप्लेट कंप्लीट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो डेट मीन्स वो भी स्टेबल हो गया। फिर बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी तुम बताना मुझे कि यहाँ पे कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है। अच्छा, इसमें भी मैंने तुम्हें बताया था अभी कि ऑक्सीजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में है, दैट मीन्स इसको 2 चाहिए बस। अच्छा, 2 तो कार्बन के केस से मिल ही जा रहा है ना सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर दिए कार्बन से, कार्बन ने भी 2 कर दिए, 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे भी डबल डबल 2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान से देखना। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम लोग बना के दिखाना मुझे, ठीक है? सेंड कर सकते हो। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज भी होगी क्या? बिल्कुल होगी। तुम सोचो ना कि अगर सिंगल एटम्स थे और फिर जो है वो लोग कुछ बॉन्डिंग में पास आए, तो कुछ तो प्रॉपर्टीज बदलेंगी ना? बिल्कुल बदलेंगी सर। तो देखो, अब क्या होगा कि जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो हमें याद रखनी पड़ेगी कि लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी तो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे वो दोनों पास आएंगे तो उनकी अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस थी वो वीक होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई हैं। इस याद करो वो दिन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लास 9th में पढ़ा था, पहले या दूसरे चैप्टर में आई थिंक। ठीक है, उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो है एक और खासियत है कि वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल्स, कोई आयंस फॉर्म हो ही नहीं रहा है।
इसीलिए तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आई होप आप लोग को समझ में आई हो। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि सर एक चीज़ मैं आपको फिर से दिखा दूं थोड़ा सा। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे मीथेन में कार्बन शेयर करता है अपने चार हाइड्रोजन के चार एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात भी हो गई, बढ़िया। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाली भी बात तुमने सुनी ही कि अगर जो है अपना टिफ़िन शेयर करते हैं फ्रेंड्स जो है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ही है कि ताकि दोनों को जो है बढ़िया खाना भी मिल जाए और दोनों खुश भी हो जाएं। बढ़िया। अच्छा, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसकी जो है चीज़ तुम इग्नोर भी कर सकते हो, वैसे मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ थोड़ा सा। डायमंड जो है एक्चुअली में हार्डेस्ट सब्सटेंस है धरती का, जो आपको पहले से पता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लोरेंस यहाँ पे शेप्ड लाइक फुटबॉल, इसका स्ट्रक्चर जो है देखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ जो है, एक बार चेक करना अपने से। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि जो है नाम कम से कम तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉप्स एग्जाम्पल्स में आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन आखिर में इतना वर्सेटाइल क्यों। वर्सेटाइल समझते हो, मतलब जैसे उसमें अलग अलग खूबियाँ हैं, इतनी अलग अलग खूबियाँ ना जितनी तो शायद हम लोग में नहीं। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। उनमें से कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाएगा, इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म करने की अदर कार्बन एटम्स के साथ। ये लॉन्ग चैन बना सकता है, ब्रांच चैन बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। कैसे कैसे कैसे? कार्बन के कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी को ना तुम ऐसे लेगो ब्लॉक से समझ सकते हो। लेगो ब्लॉक समझते हो? छोटे बच्चे जो है इससे खेल रहे होते हैं, तुमने देखा होगा अपने छोटे भाई बहनों को इससे खेलते हुए। इसमें क्या होता है, जनरली खिलौना एक ही होता है, खिलौना एक ही टाइप का होता है सारे, लेकिन वो एक साथ मिल के अलग अलग तरीके के लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, ब्रांच चेन्स बना देते हैं, रिंग्स बना देते हैं। वो अलग अलग शेप्स दे पाते हैं उसी पर्टिकुलर एक खिलौने से। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना पाता है एक दूसरे लेगो ब्लॉक्स के साथ। एक लेगो ब्लॉक दूसरा लेगो ब्लॉक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग एक्सपेंड कर पा रहे हैं। बस यही बात कार्बन में भी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कार्बन में, वो होती है टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी, जो तुमने अभी देखी ही कि कार्बन के पास जो है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स उसकी वैलेंसी 4 होती है। वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स वो 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, तो लेगो ब्लॉक्स वाली भी बात तुमने समझ ली कि कार्बन्स की कैटानेशन और टेट्रावेलेंसी की स्पेशल सुपर पावर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा सुन के ऐसा कुछ बम धमाके जैसा लग रहा है, खैर। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है सर? हाइड्रोकार्बन्स है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी बस कार्बन एंड हाइड्रोजन जो जिगरी दोस्त हैं वो एक साथ आते हैं और उन्हीं को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, एज सिंपल एज इट इज़। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, देखते जाओ मेरे साथ। अच्छा, एक मिनट। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे कार्बन का चैन बना रहे थे, तो हम लोगों ने एक चीज़ नोट करी कि अगर कार्बन एक हो तो उसको किसी किसी और नाम से पुकारना होगा। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में यही चीज़ तो होती है कि नेमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। चलो, तो कार्बन के किसी भी चैन में अगर कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसके कंपाउंड के नेमिंग में प्रीफिक्स लग रहा होता है मेथ। 2 कार्बन में एथ, 3 कार्बन में प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, 5 कार्बन में पेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो ये एक बार चेक कर लेना, ये तुम्हें याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात कर रहे थे हम लोग। देखना ध्यान से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख तो रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख तो रहा है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब क्या? जितना नंबर C का होगा उससे H का दोगुना से भी दो ज़्यादा होगा। C का जितना नंबर, H का उसके दोगुना से दो ज़्यादा नंबर। आई होप यू गेट इट। कैसे कैसे कैसे? देखो यहाँ पे C यहाँ पे एक है। अच्छा, एक का दोगुना कितना होता है? दो। अच्छा, दो में से भी दो ज़्यादा होगा, तो दो और दो चार हो गए ना? बिल्कुल हो गए। मीथेन। फिर इथेन में देखो, C यहाँ पे दो है। अच्छा, दो का दोगुना कितना होता है? चार। चार में भी दो ज़्यादा, छः। इथेन। फिर यहाँ पे C3 है, तीन का दोगुना कितना? छः। अच्छा, और फिर आठ, दो ज़्यादा। ठीक है, प्रोपेन। आई होप यू गेट माई पॉइंट। दे आर जनरली नॉट वेरी रिएक्टिव। ये बात ध्यान रखना कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली उतने रिएक्टिव नहीं होते। अच्छा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स से बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर डबल बॉन्ड होगा, वन डबल बॉन्ड होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। C का जितना नंबर होगा, H का नंबर उससे दोगुना होगा। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, C यहाँ पे दो, H चार। ठीक है, इथीन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि था ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाले पॉइंट में देखना, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CnH2n-2। यानी C जितना होगा, H उसके दोगुना से दो कम होगा। ठीक है, C जितना है, H उसके दोगुना से दो कम है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये एल्कीन एल्काइन क्या है सर? तो देखो यहाँ पे, जब सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन कार्बन के बीच में, उसको एल्केन्स बोलते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्काइन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम, यहाँ पे नेमिंग कैसे हुई है, आगे सारी नेमिंग वाली जानकारी आगे मिलेगी तुम्हें। यहाँ पे छोटा सा देख लो, यहाँ पे C के दो एटम्स हैं, कार्बन के दो एटम्स हैं, तो यहाँ पे देखना प्रीफिक्स क्या होगा? ईथ। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो लास्ट में लग गया इन, इथीन। फिर यहाँ पे C के दो एटम्स, यानी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? ईथ। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा इथाइन। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, चेन्स, ब्रांचेज और रिंग्स की बात करते हैं। अच्छा, चेन्स, ब्रांचेज और रिंग्स की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लो, वो कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। ऐसा कैसे? देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे C के कार्बन के चार अलग अलग एटम्स तुम्हें दिख रहे हैं। ठीक है, कार्बन के चार अलग अलग एटम्स एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन का चार एटम वाला स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है एनसीईआरटी की भाषा में। ठीक है। अच्छा, इनको जैसे यहाँ पे सजाया है, क्या अलग तरीके से नहीं सजा सकते सर? बिल्कुल सजा सकते हैं, बिल्कुल सजा सकते हैं। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या उसके केमिकल फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब इन्हीं दोनों कंपाउंड्स को हम लोग बोल देंगे क्या? आइसोमर्स। आइसोमर्स
वो कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। देखो C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहाँ पे C4H10 ब्यूटेन जो कि एक स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है, लेकिन ब्रांच चेन वाला आइसोब्यूटेन जो कि ब्रांच चेन वाला कंपाउंड है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हो गए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आ जाओ इधर, आ गया। तो देखो, ओए होए, 1 मिनट बच्चा। हाँ, अब देखना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन एक चैन बना दे रहा है, एक पूरा घेरा बना दे रहा है, पूरा घेरा। ठीक है, इसी घेरे के कारण हम लोग इसको बोल रहे हैं, इसी घेरे के कारण हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन एटम्स रिंग की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं, इसीलिए हम लोग इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। ये एक सेचुरेटेड रिंग है। अच्छा, सेचुरेटेड क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों? क्योंकि हेक्स यहाँ पे देखो, हेक्स 6 कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लग गया, और क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे प्रीफिक्स यहाँ पे लग गया क्या? साइक्लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बेंजीन वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, बेंजीन वाला एग्जाम्पल देख लो, बेंजीन वाला एग्जाम्पल देख लो। अब देखना इस चैन और इस चैन में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे सारे जो कार्बन के एटम्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी आ गए हैं। दैट मीन्स ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन चुका है। तो इसमें यही डिफरेंस था बाबू, जो आपको ध्यान देना था। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है बेंजीन। अच्छा, बेंजीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इनको वहीं पे पहुंचा दिया जाए जहाँ पे ये थे। चलिए जी अपने जगह पे। चलिए चलिए, कहाँ गए कहाँ गए? चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल आ गए। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्डिंग है, और बेंजीन यहाँ पे अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज पे। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज क्या है सर? हेट्रोएटम। अब देखो, ये बात शुरू होती है जैसे मैंने अभी अभी तुमको क्या बोला था कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ बहुत पक्की दोस्ती निभाते हैं, और जब हाइड्रोजन की जगह पर कोई और एटम या कोई और ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है, तब जाके वो उस पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा। देखो, फंक्शनल ग्रुप उसी को बोलते हैं, इसी कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं क्या? जब कोई हेट्रोएटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन का जगह ले ले और पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी खुद डिक्टेट करने लग जाए, तब उसे फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। उसके एग्जांपल्स देखो, फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं हेलोजन्स, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद एल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे उनके फॉर्मूलाज भी नोट कर दिए मैंने। अब देखो, इन कंपाउंड्स को हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में भी लिखते हैं, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले थोड़ी होम्योलोगस सीरीज भी समझ लेते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया। बस हाइड्रोजन के जगह पे अगर कोई दूसरा एटम आ गया, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम आ गया, या कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एटम आ गया, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और वो केमिकल प्रॉपर्टी पूरे कंपाउंड की डिसाइड करने लगता है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, होमोलोगस सीरीज, अब हम लोग के टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है सर? एक ऐसी फैमिली, कंपाउंड की एक ऐसी फैमिली जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर से सिर्फ
CH2 यूनिट ही डिफर करे। ऐसा कैसे? बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, होमोलोगस सीरीज। देखो, ए कंपाउंड ऑफ एटम्स विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखना, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। लेकिन इन सब में डिफरेंस किस बात का है? यहाँ पे देखो कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे दो एटम्स हैं, यानी एक कार्बन के एटम का डिफरेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 5 एटम्स हैं, यानी दो हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस। दैट मीन्स यहाँ पे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस आ गया, यानी ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। सेम वही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे देखो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, लेकिन नीचे जो है कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4 हो गया है, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस यहाँ पे भी है। दैट मीन्स ये भी होमोलोगस सीरीज हो गया। उसके बाद एल्केन्स, एल्केन्स के ग्रुप में भी देख लो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 6, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस यहाँ पे भी हो गया। दैट मीन्स ये भी होमोलोगस सीरीज का पार्ट हो गए। यानी होमोलोगस सीरीज, यानी होमोलोगस सीरीज हम लोग उस फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को बोल रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो, जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कंपाउंड की डिसाइड करेगा, लेकिन उसका ईच मेंबर सिर्फ CH2 यूनिट से ही डिफर करे। अच्छा, होमोलोगस सीरीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद रखनी होगी कि होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ही होगी। बिल्कुल होगी सर, ठीक है। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रेजुअल चेंज शो करते हैं। कैसे? ऐसा कैसे होगा? क्योंकि तुम सोचो ना कि हर होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 यूनिट ज़्यादा है, CH2 यूनिट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज आएगा, एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा, ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर में अब तनी नाम धरे के बाद कॉले हल जाओ। चलिए, तो नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, नोमेनक्लेचर के पहले कुछ बेसिक से रूल्स हैं, बस वो ध्यान में रख लेना, उसके बाद सारी चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। और मेरे पास एक PDF भी है जिस पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे कि नोमेनक्लेचर के जो है कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए। सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी कंपाउंड का नाम रखने से पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि वो उसमें कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन्स की है, कितने कार्बन्स की चैन है, जो सबसे लंबी वाली कार्बन की चैन है वो। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें बॉन्ड टाइप कौन सा है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड है, क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है। और फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, और जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसका प्रीफिक्स या सुफिक्स हम लोग ऐड कर देंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर हेलोजेंस है तो हेलोजेंस में हम लोग क्लोरो और ब्रोमो पहले ऐड करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में ऐड करते हैं, बाकी सब में हम लोग सुफिक्स के रूप में उनके सिंबल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें 3 कार्बन की चैन दिखे, उसमें OH ग्रुप लगा हो, 3 कार्बन की चैन OH ग्रुप, देखो यहाँ पे OH ग्रुप एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 कार्बन की चैन, 3 कार्बन यानी मिथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोप, प्रोप। ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, एन। ठीक है। OH ग्रुप ऑल, ऑल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अच्छा, यहाँ पे देखना ई लगा होना चाहिए था, लेकिन ई यहाँ पे नहीं है क्योंकि NCERT माता बोलती है कि दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं। ई यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, ओ रहेगा। ठीक है, प्रोपेनॉल। सेम वही नीचे 3 कार्बन की चेन है और COOH ग्रुप यहाँ पे सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या? COOH देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है,
प्रोप, प्रोप अपना 3 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन, और फिर जो है ओइक एसिड हम लोग लास्ट में सुफिक्स ऐड कर दिए, ये हो गया प्रोपानोइक एसिड। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर भी। चलिए तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। 1 मिनट, ये आपकी एनसीईआरटी सामने आ गई। एनसीईआरटी नहीं जी। चलिए तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो है एक बार अपनी प्रैक्टिस सीरीज भी निकाल लें। चलिए तो ये आ गया हम लोग का नोमेनक्लेचर वाला कुछ क्वेश्चन। देखिए नोमेनक्लेचर में सबसे पहली बात आती है कुछ सवालों की। यहाँ पे आईयूपीएससी के कुछ सवाल, आईयूपीएससी नेम लिखने के कुछ सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखना 1 2 यानी 2 कार्बन है, मिथेन इथ इथ, इथ्स पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इथ एन, एन आया, एन आया, ठीक है। OH ग्रुप, OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH OH OH, यानी एल्कोहल। और एल्कोहल में सिंबल क्या लगता है, OL, यानी ईथ अन OL, इथानॉल, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2, 1 2, लेकिन 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 मिथेन इथेन, मिथेन इथेन, यानी यहाँ पे 2 कार्बन है, ईथ आ गया पहले 2 कार्बन के लिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेक करना, फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, COOH, यानी यहाँ पे क्या आ गया, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया। और इसमें जो है ओइक एसिड सुफिक्स ऐड हो जाता है। तो ईथ, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। दूसरा आईयूपीएसी नेम, तीसरा आईयूपीएसी नेम देखते हैं। यहाँ पे देखो एक ही कार्बन है यानी मेथ, एक ही सिंगल बॉन्ड है यानी एन, और फिर CHO, यानी यहाँ पे कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप आ गया है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, यहाँ पे OH, हाँ CHO, यहाँ पे सॉरी अल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ठीक है। अल्डिहाइड आ गया है जी। तो अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, AL। तो अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, एक कार्बन यानी मेथ, AN यानी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, L यानी अल्डिहाइड ग्रुप। सेम वैसे ही 1 2 3, 3 कार्बन यानी प्रोप, सिंगल बॉन्ड यानी अन, और फिर जो है लास्ट में ग्रुप आ गया है आपका कीटोन ग्रुप, यहाँ पे दिख रहा है CO, कीटोन ग्रुप यानी ओन ऐड कर देंगे, तो प्रोपानॉन, ये हो गया। फिर आता है हम लोग का अगला सवाल। देखना यहाँ पे 17 नंबर सवाल, अच्छा हाँ इसके बाद भी है, इसके बाद भी आईयूपीएससी के कुछ और सवाल भी हैं। एक बार मैं इन्हें जो है थोड़ा जूम आउट कर लूँ, अब तुम्हें दिख रहा होगा। चलो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन के, सॉरी क्लोरीन भी गिन दिया मैंने, 1 2 3 यानी 3 कार्बन के एटम दिख रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोप। लेकिन यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन का कोई भी हेलोजन आया, क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसे आगे लिखते हैं। यानी पहले 4 कार्बन में प्रोप आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हेलोजन यहाँ पे, क्योंकि हेलोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप है, तो क्लोरोप्रोपेन इसको बोल देंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। 1 2 3, 3 कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, और उसके बाद जो है आपने इसका नाम लिख दिया प्रोपीन। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यानी 4 कार्बन के लिए आप क्या लिख दोगे, सॉरी 4 कार्बन के लिए आप क्या लिख दोगे, ब्यूट। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी ब्यूटाइन, यानी पहले अगर फर्स्ट कार्बन पे हो ना ये ट्रिपल बॉन्ड, तो इसीलिए ब्यूट 1 आइन लिख देते हैं। वैसे ब्यूटाइन भी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पे भी है, ब्यूट, फंक्शनल ग्रुप है CHO यानी अल, तो फिर जो है ब्यूट अन अल, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो ये सारा। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, तुम एक बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाए। तो चलो ये सारा प्रैक्टिस भी हो गया हम लोग का। तुमने एक बार देख भी लिया, अपने से खुद से भी प्रैक्टिस करना बाबू, तभी चीज़ें समझ में आएंगी तुम्हें। तो यहाँ तक जो है लेक्चर का पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। एंड ये पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर हम लोग मिलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं चैप्टर के अगले लेक्चर में, अपने कार्बन के अगले लेक्चर में। सी यू।